डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद भी उन्होंने कुछ टाइम पे काम करने के बाद वहां से रिजाइन किया है। अब कई बार पेरेंट्स को, स्कूल्स को लगता है कि कैरियर काउंसलिंग क्या शब्द होता है। कैरियर तो जो हम चाहेंगे बच्चा वो बनेगा, है ना। कैरियर तो हमारा बच्चा है, हमें बनाना है। वो कुछ क्रिएट करना चाहता है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है। हाँ। आजकल हमें मिलने लगी हैं गाड़ियां, है ना, ब्लॉग, गाड़ी के पीछे टैग लगा होता है। 6 से लेकर 12th तक मैं 17 लाख उस कोचिंग को दे चुका हूँ। और बच्ची 12th में सारे सब्जेक्ट्स में बुरी तरह फेल थी। कि आप किसी भी छोटे बच्चे को आप नॉनवेज खिलाना शुरू कर दो, वो वेजिटेरियन की तरह बहुत आराम से नॉनवेज खाएगा, बिना ये जाने कि नॉनवेज है या अच्छी चीज है या खराब चीज है। हाँ, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, नथिंग एल्स। मुझे मेरे बच्चे को सरकारी जॉब मिल जाए, क्योंकि वहां उसके दिमाग में जॉब सिक्योरिटी एक बहुत डीपली रूटेड है। 8th क्लास में पढ़ता था, वो IIT में सिलेक्ट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तू क्यों नहीं कर सकता? विदाउट ये एनालिसिस किए कि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस ही दोनों का अलग है। बच्चे के मार्क्स 10th में अच्छे हैं, इसको हम मैथ साइंस दिलाएंगे, IIT करेगा, बिना ये जाने कि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस ही कैसा है ना। बच्चे के बहुत कम नंबर का है, ये नहीं चल पाएगा, इसको तो हम ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स दिलाएंगे। मतलब अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स ली है तो सोसाइटी, पीयर उसको ये डिसाइड कर देती है कि भाई आप तो पढ़ने में सर, ये किसी की सुनता ही नहीं है, हर 2 महीने में जॉब छोड़ता है। इसके साथ प्रॉब्लम ही है। 6 साल हो गए सर इसको, हम बताओ बड़े परेशान है, क्योंकि वो ऑर्डर गिवर है, वो ऑर्डर टेकर है ही नहीं। अब ऑर्डर गिवर पर्सन को आपने ऑर्डर टेकर कैरियर दे दिया, पूरी लाइफ सफर करेगा। स्टूडेंट काउंसलिंग से ज्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पहले आप देखिए कि वो रीजनेबल है भी कि नहीं। जितना बच्चे पे आप भार डाल रहे हैं वो उतना उठाने का सक्षम है कि नहीं उठाने में। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सर से, जो कि इंडिया के टॉप करियर काउंसलर्स में से एक हैं। तो उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करियर काउंसलिंग की हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में। थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, पहला सवाल आपसे मेरा होगा कि ये करियर काउंसलिंग होती क्या है? रोशनी जी, जैसे काउंसलिंग मतलब सलाह। जैसे हर फील्ड में एक सलाह होती है, उसी तरीके से एक साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स कैरियर। कैरियर सिलेक्शन के दौरान एक साइंटिफिक अप्रोच कैसे की जाए और उसकी किस तरीके से एडवाइस दी जाए यूथ को, तो दैट इज कॉल्ड कैरियर काउंसलिंग। ओके, तो ये हर एक स्टूडेंट में सर अलग अलग होती होगी, राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट ऑब्वियस एक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल एक पर्सन, तो उसके लिए अलग होगी। एक कैरियर काउंसलिंग कभी भी मास में नहीं हो सकती। कि मैं मास में एक ग्रुप में मेरे पास 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको मैंने कहा, उनको जनरल कैरियर काउंसलिंग तो हो सकती है कि भाई ये कैरियर होते हैं, ये कर सकते हो, पर इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी एनालिसिस किए बिना साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग कभी नहीं हो सकती। मतलब आप स्कोप बता सकते हो कि ये चीजें हैं, ये हो रहा है, बट हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल एनालिसिस होगा, उसके स्किल्स की, कैपेबिलिटीज की, उसका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ देखकर, एंड देन हम उसको करियर 100%, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के इनबॉर्न और एक्वायर्ड ट्रेट्स को पहचाने बिना हम साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग नहीं कर सकते। देखो, इंडिया जो है यूथ का कंट्री है, ठीक है। यूथ पे ही किसी कंट्री का जो भविष्य है वो यूथ पे डिपेंड करता है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ और कैरियर काउंसलर भी हूँ, इतने तो मैं आज देखता हूँ आज का यूथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ना। वो कुछ कर भी रहा है तब भी उसको नहीं पता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका निश्चित रूप से आगे जाके उसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, ठीक है। तो एक राइट एज पर हमें एक राइट गाइडेंस, राइट प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप हमें होनी चाहिए कि आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप किस फील्ड में और कहाँ बेस्ट रहेंगे। ये हर बच्चे का, अगर मैं अर्ली स्टेज में बात करूं, जैसा कि आपने कहा, स्कूल लेवल पे बात करूं, तो स्कूल लेवल पे प्रॉपर मेंटरशिप होनी चाहिए कि हर बच्चा हर फील्ड के लिए नहीं बना है। करेक्ट सर। जैसे मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी तो उसमें आपने DMIT के बारे में काफी सारी बातें बोली हैं, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये जान के कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है और उससे हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर
सूट करेगा या जिसमें हम फ्लरिश कर सकें। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि स्टूडेंट्स को ये कैसे गाइड करता है। अभी जहाँ अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे, हम कुछ सर्टेन टेस्ट करते हैं, ठीक है, उससे जैसा कि अभी आपने एक टेस्ट का नाम लिया, एडवांस्ड DMIT, D फॉर डेक्टाइलोग्राफी, M फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। द स्टडी ऑफ द फिंगरप्रिंट इज नोन एज डेक्टाइलोग्राफी। फिंगरप्रिंट की जो स्टडी है, द पैटर्न्स ऑफ द फिंगरप्रिंट, ये पैदा होने के साथ ही फिक्स हो जाते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है। मेडिकल साइंस की चीज है। जब एक तरफ आपका इंट्रायूट्राइन, जब आप कोई भी बच्चा मदर के बूम में होता है 9 मंथ, जिस समय ब्रेन बन रहा होता है, उसी समय हमारे फिंगर्स पे पैटर्न डल रहे होते हैं। वी यूज दीज फिंगरप्रिंट्स इन आधार कार्ड, क्योंकि दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी एक सेम होती, पूरे यूनिवर्स में वो मेरे जैसे फिंगरप्रिंट वाला इंसान इस दुनिया में नहीं है। तो इस टेस्ट से, टैक्टाइलोग्राफी मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट से, हमने क्या किया, फिंगरप्रिंट को डिकोड कर लिया फॉर द सेंस ऑफ इंटेलिजेंसी। देखिए, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर पे गाइडेंस है ना, हाँ। कि हर इंसान को जीवन में कुछ ना कुछ करना है, करेक्ट, ठीक है। किस लिए करना है? एक इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिकॉग्निशन। तो हर इंसान का एपिटाइट अलग अलग, किसी इंसान के लिए, किसी फैमिली के लिए उसका जॉब सिक्योरिटी। अगर आप रूरल में जाएंगे, थोड़ा मिडिल क्लास सेगमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पेरेंट्स को नहीं, मेरे बच्चे को तो एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसे भी सरकारी नौकरी, उसके और दूसरी चीज पे उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मुझे मेरे बच्चे को सरकारी जॉब मिल जाए, क्योंकि वहां उसके दिमाग में जॉब सिक्योरिटी एक बहुत डीपली रूटेड है। मिडिल क्लास सेगमेंट में बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है कि हमने जो, हमारे साथ जो हुआ वो हमारे जनरेशंस के साथ ना हो। तो जॉब सिक्योरिटी, वहां वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागेगा। आज आप रोज रोज टीवी देख रहे हो, हर एग्जाम लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, हर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सीट्स जो है बहुत कम है, और देने वाले गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा है ना। तो डेली जो हर एग्जाम जो इस लेवल की, इंसान किसी भी लेवल तक जाकर के उस एग्जाम को एनी हाउ उस एग्जाम में क्लियर होना चाहता है टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। अब सर जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, तो अगर आज का हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद भी उन्होंने कुछ टाइम पे काम करने के बाद वहां से रिजाइन किया है। तो पॉसिबली अगर हमारे लिए ये एक, जैसे आपने कहा कि फैमिलीज में ये होता है कि जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है, ऑफकोर्स इसका रेशियो बहुत कम होगा, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है, जो एपिटाइट होती है, वो एज के साथ साथ इंसान की कम होने लगती है। तो सर इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हमको इसमें करियर बनाना है अपना, और उसके बाद कुछ सालों के बाद डाउन द लाइन उनको लगता है कि नहीं, नाउ आई एम डन विद दिस, अब मुझे अपना करियर चेंज करना है। वो बेसिकली कैसे होता है सर, क्यों होता है? देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एज योर एज ग्रोज, मतलब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका कैरियर को शिफ्ट करने का या कैरियर को चेंज करने का जो एपिटाइट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। आप किसी भी, मतलब जो रिस्क आप 25 इयर्स की एज में आप ले सकते हो, जो रिस्क ले सकते हो, उस कैरियर स्विच ओवर की कर सकते हो, वो आप 35 में नहीं करोगे, क्योंकि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक आप मैरिज हो चुकी होगी, थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो चुकी होंगी। जो आप स्विच ओवर का, जो शिफ्ट का आप 35 में सोच रहे हो, वो आप 45 में नहीं सोच, तब तक आपके पास EMI आ चुकी होगी, करेक्ट है ना। एक साइकिल वर्क करती है ह्यूमन लाइफ में। मैं नॉर्मल एक जनरल बात कर रहा हूँ, मिडिल एक नॉर्मल सेगमेंट की, स्पेशलाइज्ड एक्सेप्शन कहीं भी हो सकता है। तो 45 में जो आप रिस्क ले सकते हो वो आप 55 में नहीं ले सकते, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है कि अर्ली स्टेज में नया यूथ होगा, नया जॉब लगेगा, बहुत तेजी से वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, म्यूचुअल फंड में करेगा। वही सेम क्वेश्चन अगर आप 60 ईयर ओल्ड किसी रिटायर्ड पर्सन से पूछोगे, वो कहेगा कि भैया मेरे पैसों की तो FD करा दीजिए। तो दिस इज द थिंग कि ही वांट्स सिक्योरिटी इन दैट एज। और 25 ईयर का पर्सन जो है वो रिस्क ले लेगा, क्योंकि उसके पास अभी टाइम है रिस्क लेने का। तो ये जो रिस्क लेने का जो टाइम है, इसको कैसे डिसाइड किया जाए, रिस्क लेने की एबिलिटी को कैसे जज किया जाए कि आप किस फील्ड में और कहां जा सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में इस पे कभी कोई काम ही नहीं हुआ कि किसी इंसान की रियल एबिलिटीज क्या हैं और उनको कैसे नरिश किया जाए।
हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ट्रेडिशनल ढर्रे पे चल रहा है आज भी, स्टिल आज भी, कि हमें मैथ साइंस पढ़ना है, हमें बायो पढ़ना है, हमें कॉमर्स पढ़ना है, हमें सीए बनना है, डॉक्टर इंजीनियर। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो मेरे फादर कहते थे, शायद मुझे याद नहीं, मुझे 11th-12th में किसी ने कभी फादर ने बोला बेटा डॉक्टर या इंजीनियर, बस मुझे दो ही कैरियर पता थे। उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो वही लोग बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। पढ़ने में ठीक ठाक थे, अच्छे थे, तो वी गॉट सेलेक्टेड मेडिकल and I did my MBBS from SMS Medical College Jaipur. तो then I entered in medical college. Then I realized कि शायद पापा को कैरियर नहीं पता, मतलब मेडिकल पता नहीं था। सबसे बड़ा कैरियर तो IAS होता है। तो दिस इज रियलिटी। अभी तो खैर इंटरनेट का एज है, तो इंफॉर्मेशन का बाढ़ आया हुआ है, तो ओवर फ्लडेड है हम आज की जनरेशन। वो भी एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट करती है, ओवर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप इतना जंबल हो गए हो कि क्या करें और क्या ना करें। तो दिस इज द सिनेरियो कि राइट समय, राइट टाइम पर राइट गाइडेंस। करेक्ट। अब वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमें तो पीयर को देखना है, फ्रेंड्स सर्कल को देखना है, रिलेटिव्स को देखना है। सामने से एग्जाम्पल भी ऐसा आएगा, आपकी बुआ का बेटा सेलेक्ट हो गया, मामा का बेटा वहां यूएस में इस कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, हाँ। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट है ना। आपका तेरे साथ 8th क्लास में पढ़ता था, वो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तू क्यों नहीं कर सकता? विदाउट ये एनालिसिस किए कि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस ही दोनों का अलग है। गॉड ने हर इंसान को डिफरेंट तरीके से क्रिएट किया है। करेक्ट। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में केवल हम लॉजिकल इंटेलिजेंसी को जज कर रहे हैं बच्चे की, कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, हाँ मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, नथिंग एल्स। सेकंड आएंगे, अगर चलो थोड़ा बहुत कॉमर्स का टच है तो मुझे सीए बनाना है, ठीक है, अभी लॉ की तरफ लोग इंटरेस्ट करने लगे हैं बच्चों को, जो लोग समझते हैं। अदरवाइज सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग कर देती है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मार्क्स अच्छे आए इसके 10th में, बिना ये जाने कि उसके मैथ्स में आए या ह्यूमैनिटीज में आए, या बच्चे के मार्क्स 10th में अच्छे आए, इसको हम मैथ साइंस दिलाएंगे, आईआईटी करेगा, बिना ये जाने कि उसका लॉजिकल इंटेलिजेंस ही कैसा है ना। बच्चे के बहुत कम नंबर का है, ये नहीं चल पाएगा, इसको तो हम ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स दिलाएंगे। मतलब अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स ली है तो सोसाइटी, पीयर उसको ये डिसाइड कर देती है कि भैया आप तो पढ़ने में डफर हो, कैरियर काउंसलिंग। बीच का बच्चा है 50-60 का, ठीक है, कैरियर उसको कॉमर्स दिला दो, इससे कॉमर्स चला लेगा, हाँ। ठीक है, तो हो गई कैरियर काउंसलिंग, जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। तो किसी भी इंसान में दो इंटेलिजेंसी होती है, एक होती है इनबॉर्न इंटेलिजेंसी, व्हाट द गॉड हैज गिवन, ठीक है, वही जो मैंने बताया आपको कि अनफॉर्चुनेटली उस पे काम ही नहीं हुआ, इनबॉर्न पे काम ही नहीं हुआ, एक्वायर्ड पे, हाँ, हर इंसान एक्वायर्ड पे भाग रहा है, ठीक है, यहाँ बहुत पैसा है, वहां ग्लैमर है, मेरा दोस्त वहां चला गया, वो करना है ना, मुझे कुछ भी आउटर अट्रैक्शन की तरफ वो जा रहा है, विदाउट ये जाने कि रियल में मेरे इनबॉर्न इंटेलिजेंसी है या नहीं है। करेक्ट है ना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल है 12th क्लास में, 11th क्लास में, और वो डिजाइनिंग में जाना चाहती है, क्रिएटर बनना चाहती है, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहती है, तो या इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहती है, तो बट नेचुरल है कि उसका जो इनबॉर्न टैलेंट है, मुझे इमेजिनेशन में बहुत अच्छा चाहिए। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है, क्रिएटिविटी में वो है नहीं, हाँ। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया, बाहर देख के यूट्यूब पे वीडियो देखा, कॉलेज वाले के पास गए, वो तो बैठा ही एडमिशन के लिए कि आप आ जाइए, आप तो बना ये जाने कि उसकी एबिलिटी है या नहीं है। हम लोग ये टेस्ट करते हैं, इसमें हमें पता लग जाएगा कि उसकी इनबॉर्न इंटेलिजेंसी किस लेवल पर है, किस लेवल पर लैंड कर रही है इनबॉर्न इमेजिनेशन। अगर उसकी, अब कई बार क्या होता है, आपने बहुत ऊपर से एक्वायर्ड से आप इतने फुल अप हो चुके हो, नहीं मुझे तो इंटीरियर डिजाइनर ही बनना है, मुझे तो ये बनना है, हम टेस्ट करके देखते हैं, वो जो इमेजिनेशन इंटेलिजेंसी जो हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए थी, वो लोएस्ट पड़ी होती है। तो हाउ यू कैन रिलेट कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट आपके अंदर है ही नहीं, एक्वायर्ड से कितना उसको आप डेवलप नहीं कर सकते, उतना ज्यादा नहीं कर लोगे, कितना कर लोगे। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, बच्चा तैयारी कर रहा है कोटा में, आईआईटी के लिए 2 बार ड्रॉप कर लिया, 3rd टाइम आ गया, कोचिंग वाला कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर है, वो कहेगा बेटा एक बार और कर लिया, अब की बार इतने नंबर से रह गए। अभी नीट का, अभी आपने देखा मीडिया में 4 लाख बच्चा सड़क पे घूम रहा था, पेपर आउट का चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर, नीट मेडिकल के लिए, क्रेज है लोगों में। बेसिकली कैरियर डिसीजन इमोशनल डिसीजन लोगों ने, जब तक इसको इमोशनल डिसीजन हमारे पेरेंट्स इसको नहीं समझेंगे और इसको एक इमोशनल डिसीजन बना के रखेंगे, तब तक इस कैरियर सिलेक्शन इज हाईली साइंटिफिक सब्जेक्ट।
कैरियर सिलेक्शन इज नॉट ए इमोशनल सब्जेक्ट। मेरे बेटा हुआ है, बच्चा 9th 10th 8th में आया, मम्मा कहती है कि मेरा बेटा राजा तो डॉक्टर बनेगा, मम्मा टैग लगा देती है, मेरा बेटा तो आईआईटी में जाएगा, बुआ का बेटा आईआईटी में गया है, तो दिस इज इमोशनल सिलेक्शन। क्योंकि सुबह शाम उठते बैठते माँ कि मेरा बेटा तो आईआईटी में जाएगा, बेटा कब जा रहा है, बेटा कोचिंग कब से कर रहा है, तो कोचिंग, मेरा बेटा तो यूपीएससी करेगा। आपने भी अपने चारों तरफ इस तरह के इंसिडेंट्स बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ जी, है ना। सर जैसे स्कूल में भी ऐसा होता था कि जो मैथ साइंस की कैटेगरी थी उसको सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते थे, उसके बाद कॉमर्स आता था, उसके बाद आर्ट्स आता था। तो आर्ट्स वाले तो, कॉमर्स वाले तो ऐसे थे कि चलो ठीक है फिर भी थोड़े बहुत कंसिडर हो जाते थे, आर्ट्स वालों को तो कंसिडर ही नहीं करते थे, वो ऐसे इनविजिबल हो जाते थे। आर्ट्स वाले तो वो मतलब, अब आप सोचिए उसका मेंटल लेवल, उसका मेंटल हेल्थ की स्थिति सोचिए उन बच्चों की कि जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी। अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस आई है इंटरनेट की वजह से। नहीं, पहले ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे को तो कोई बेचारा रिकॉग्नाइज ही नहीं होता था सोसाइटी में। मतलब ऐसा लगता था कम दिमाग है तुम्हारे पास इसलिए तुमने आर्ट्स लिया है। टैग लगा दिया। अब आप सोचिए कि जब वो उस टैगिंग के साथ वो अपनी लाइफ शुरू कर रहा है वो बंदा, हाउ यू कैन रिलेट कि उसका मेंटल हेल्थ का क्या सिचुएशन होगा और किस लेवल पे जाएगा। सीरियसली कॉन्फिडेंस लेवल तो फॉरगेट अबाउट कि कैंपस जब आएगा तब आपका इंटरव्यू होगा तब क्या होगा, पहले ही आपको लोगों ने लूजर का एक टैग लगा दिया है सर में। तो इट इज वेरी, और मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर पेरेंट्स भी हमारे मतलब जो प्रेशर में आके बोलते हैं कि नहीं तुमको यही बनना, तुमको इंजीनियरिंग ही करनी है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर से इन्फ्लुएंस होके कह रहे हैं ये चीज। क्योंकि आजकल चीजें बदल रही हैं, जो हमारा अभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, मुझे लगता है बच्चों को खुद भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि 10th में अगर आप पूछोगे किसी बच्चे से कि तुमको क्या करना है, तो उनके पास भी देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहां पे वो जानते हैं, जैसे आपने बोला कि हर एक इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और इंटरनेट में आज ऐसा टाइम है जब आपको हर जगह से हर कोई ज्ञान दे रहा है, बट ये आपको प्रोसेस करना है कि मुझे सही क्या चाहिए, और यहीं पे करियर कंसल्टेंसी की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो सर आपके पास जो बच्चे आते हैं उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, मतलब बच्चों के, मम्मी पापा के तो एक होते हैं। मैंने आपको यही बताया। तो कई बार बड़ा सरप्राइज होता है कि हमें जब पेरेंट्स बोलते हैं सर आप ह्यूमैनिटीज का बोल रहे हो, सर मेरे बच्चे को लोग क्या समझेंगे, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट, 10th में बहुत अच्छे नंबर लाया है, मैं इसको ह्यूमैनिटीज। अरे भाई उसका पैरामीटर्स जो है वो ह्यूमैनिटीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो इनबॉर्न इंटेलिजेंसी है वो ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छी आ रही है। नहीं नहीं सर मेरे बच्चे को तो मैथ साइंस दिलाना है, सर वो तो इंटेलिजेंट तभी कहलाएगा। मतलब दिस इज द फिक्स माइंडसेट, वेरी सरप्राइजिंग, मतलब दिस इज द फिक्स माइंडसेट। करेक्ट। तो इस चीज के लिए हमने फिर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि टेस्ट बहुत पुराना है और मेडिकल साइंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में पहले से ही फिंगरप्रिंट यूज होते हुए आए हैं, मेडिकल बीइंग ए डॉक्टर आई नो। तो फिंगरप्रिंट को डिकोड कर लिया साइंस ने, तो हम बच्चे का या किसी भी इंसान का, क्योंकि ये टेस्ट लाइफ में एक ही बार होता है, करेक्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम बदल जाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट नेवर चेंज। ये एक बार बन गया किसी भी इंसान का, मरते तक वो उसका वही फिंगरप्रिंट रहना है। तो ये टेस्ट एक इंसान का एक लाइफ में एक ही बार होगा, तो उससे उसका हमें पर्सनैलिटी एनालिसिस आ जाएगा। दिस टेस्ट इज नॉट फॉर कैरियर सिलेक्शन, ये टेस्ट कैरियर सिलेक्शन के लिए, दिस इज फॉर पर्सनैलिटी सिलेक्शन। ओके। अब जैसे सर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल में भी हमने खुद ही देखा है, अब जैसे मैं थ्योरी में बहुत अच्छी हूँ बट मैथ्स में हो सकता है इंसान उतना अच्छा नहीं हो, जैसे सोशल स्टडीज में टोपोग्राफी ज्योग्राफी उनको अच्छे समझ में आती है, लेकिन मैथ्स नहीं आती समझ में। तो ये भी हमारे माइंड का ही कोई गेम है कि हमको ये इतने, अगर एक सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा है लेकिन दूसरा नहीं आ रहा। 100%। पर वही है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। हमारा जो कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम है वो कभी उस स्टेज पर आने ही नहीं देता है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि इन सब चीज़ों की भी नीड है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ लॉजिकल इंटेलिजेंसी पे काम कर रहा है, पढ़ने में आप होशियार हो, मैथ साइंस ले लो ठीक ठाक हो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी कैसा है, लैंग्वेज, कोई बंदा बहुत अच्छा वोकेबलरी है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा वो पोएम लिखता है, उसका ऑरेटर बहुत अच्छा है, इनबॉर्न, कहीं कोई टीचर नहीं मिला, उसका लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा है। यदि मैं उसको एक्वायर्ड से उसका लैंग्वेज पे काम कराऊं तो वो आपको 100 टाइम्स फार बेटर रिजल्ट्स देगा। सॉफ्ट स्किल्स की बात आ जाती है यहाँ पे। हाँ। तो मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले मेरे पास एक फैमिली आई थी,
तो वो नाउ दे शिफ्टेड इन दुबई। तो उनकी डॉटर का मैंने ये टेस्ट किया और आई सजेस्टेड देम कि सर इस डॉटर को आप जो करा रहे हो कॉमर्स और ये सब ना करा के इसको आप लैंग्वेज में डालिए, क्योंकि मुझे लैंग्वेज में इसका अल्टीमेट अप्रोच दिख रहा है, समथिंग डिफरेंट दिख रहा है अप्रोच, और वो रिलेट करेगा। कभी भी टेस्ट ऐसे नहीं चलता कि स्टूडेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स में और टेस्ट बाई डायरेक्शन में जाए, वो रिलेट करेगा। अगर मुझे कोई इंटेलिजेंसी टेस्ट में दिख रही है तो वो मुझे क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर कट स्टूडेंट बोलेगा हाँ सर ये मेरा स्ट्रांग है, अच्छा। मुझे अच्छा है। पेरेंट्स भी बोलेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी कि लॉजिकल उसमें स्ट्रांग आ रहा है और बच्चे का मैथ साइंस वीक पड़ा है, ऐसा कभी नहीं। वो रिलेट करता है, 100% रिलेट करेगा। अगर लिंग्विस्टिक अच्छा है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज उसके अंदर स्ट्रांग होगी, वो अच्छा ऑरेटर होगा या लिखने में अच्छा होगा या लैंग्वेज उसको बहुत जल्दी से क्रैम्प्स होती होगी, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उन फैमिली को कहा कि आप इसको लैंग्वेज पे काम करें। देन दे शिफ्टेड टू दुबई। एक दिन सडनली मेरे पास अभी 6 महीने पहले एक दिन कॉल आया कि सर आपने हमें पहचाना, मेरी टीम के बारे में। नहीं, मैंने क्या, मैंने तो नहीं पहचाना। कि सर मैंने मेरी बड़ी बेटी का आपसे 4-5 साल पहले कराया था, नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल इन लंदन के किसी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छा लैंग्वेज में वो कर रही हैं सर। तो अब मुझे मेरे दोनों बच्चों का, मैं एक दिन के लिए जयपुर आया हुआ हूँ और मुझे अब मेरे दोनों बच्चों का ये टेस्ट कराना है। अच्छा। दिस काइंड ऑफ फीडबैक यू सी, यू कैन सी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इनबॉर्न को, मेरा माई मीन टू से कि इनबॉर्न पे अगर हम किसी तरीके से काम कर रहे हैं कि मेरा रियल स्ट्रेंथ कहाँ है। हाँ। जैसा कि मैंने आपको इमेजिनेशन का बताया, किसी को डिजाइनिंग में जाना है तो उसकी इमेजिनेशन मुझे अच्छी चाहिए, किसी को आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग बनना है तो मुझे उसका लॉजिक और उसकी इमेजिनेशन अच्छी चाहिए। अब बिना ये सब एनालिसिस किए अपन आंख बंद करके सिर्फ सामने को देख करके कि ये कॉलेज अच्छा है, अभी क्या हो रहा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, अभी क्या सिचुएशन हो रही है, हर बंदे को, हर इंजीनियरिंग साइड की मैं बात करूं, हर इंजीनियर को कंप्यूटर साइंस चाहिए, हर बच्चे को कोडिंग में जाना है, हर बच्चे को एआई में जाना है। अभी हमारे पास पेरेंट्स आने लगे हैं कि सर मेरा बच्चा कर रहा है इस आईआईटी से कर रहा है, इस जेई, इस बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग, ये पर उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कोडिंग में। सर वो तो बहुत रोता है सर। क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ ग्लैमर को देखकर सेलेक्ट किया, हमने बच्चे को नहीं देखा, हमने कॉलेज, पैशन ही नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बच्चे को तो देखा ही नहीं, हम तो भूल गए, बच्चा तो ऑब्जेक्ट हो गया, हमने तो सिर्फ कॉलेज को देखा। अभी क्या होता है, बच्चे का सिलेक्शन हुआ, आप कॉलेज की लिस्ट लेके बैठते हो, कौन सा कॉलेज अच्छा है, अरे व्हाट अबाउट द चाइल्ड, कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है हमारा कमर्शियल सिस्टम। उसी का नतीजा है कि आज हम 1-2 साल बच्चे जॉब कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, मुझे जॉब स्विच ओवर करना है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनसिक्योरिटीज हैं। अब किसी बच्चे की पर्सनैलिटी फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट है, इनबॉर्न, वो ऐसा नहीं है उसको किसी ने बना दी उसकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट, इनबॉर्न डोमिनेंट है, ही इज ऑर्डर गिवर। हमारे यहाँ वो ईगल पर्सनैलिटी कहलाती है इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, ईगल, उसको अकेला रहना पसंद है, बॉसिज्म रहेगा उसके अंदर, इनबॉर्न ऑर्डर गिवर होगा वो हमेशा। ठीक है, रिस्क एपिटाइट बहुत अच्छी होती है उस बंदे, क्योंकि ईगल है वो। ईगल का आप इसको साइकोलॉजी में ईगल इसलिए क्योंकि ईगल अकेला उड़ता है, विजनरी होता है, और वो टारगेट को चेज करता है। ठीक है, उसके प्रो और कॉन्स दोनों, और अकेले ही रहता है, मोस्टली अकेले रहता है, ऑर्डर गिवर होता है वो। उसको टोका टोकी, उसको गाइडेंस नहीं चाहिए होती है। ठीक है, अब ऐसे बच्चे को आपने एमएनसी में फंसा दिया जहां सुबह से शाम तक टारगेट हैं, किसी भी बैंक में उसको जॉब दे दिया आपने, अच्छा बहुत कॉर्पोरेट जॉब, जहां सारे दिन बॉस के ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर ये हर 2 महीने में जॉब छोड़ता है, मुझे अंदर से हंसी आती है, मैंने कहा ईगल है। टेस्ट तो मैं बाद में करता हूँ कि सर ये किसी की सुनता ही नहीं है, हर 2 महीने में जॉब छोड़ता है, इसके साथ प्रॉब्लम ही है, 6 साल हो गए सर इसको, हम बताओ बड़े परेशान है। फिर मैं टेस्ट करता हूँ तो यू विल सरप्राइज कि वो ईगल होता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर गिवर है, वो ऑर्डर टेकर है ही नहीं। अब ऑर्डर गिवर पर्सन को आपने ऑर्डर टेकर कैरियर दे दिया, पूरी लाइफ सफर करेगा। ऐसे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, इनने मान के चलिए एमएनसी में काम किया और वो वहां पे उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा वहां पे। तो अब अगर वो कुछ और करते हैं तो उसमें अगर उनकी सैलरी कम होगी तो विल दे बी सैटिस्फाइड इन दैट? अब यहाँ ये दुविधा वाली क्वेश्चन आ गया, यहाँ ये दुविधा होगी उसके लिए। तो वो वहां भी अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और ना वो वहां कर पाएगा।
है ना जिसे कहते हैं ना छोड़ते बनता है ना करते बनता हाँ, है। हाँ। तो आज का मैक्सिमम जो इस एज का जो सेगमेंट है वो उस कैटेगरी में फंसा हुआ है, जो राइट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा, ठीक है, सही कि बात मैं है। मेरे पैशन को प्रेफरेंस दूं या फिर या मैं हाँ, जो मेरे को जो मिल रहा है मैं हाँ, उसको प्रेफरेंस दूं। ये करेक्ट। हर इंसान रिलेट करता हम्म, है ना। अभी मेरे को याद है बड़ा रिसेंटली एक बच्चा आया मेरे पास, तो उसने नीट दिया, है ना, 2 ऐसे 3 अटेम्प्ट नीट मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहां वो बिटरली नहीं कर पाया कुछ भी, ठीक है। तो देन ही गाइडेड समवन कि आप ऐसा कीजिए, यूपी 12th क्लास तो आपने करी ली बायो से, अब आपसे नीट हो नहीं रहा, हाँ, टफ कंपटीशन है, 3 साल आप वेस्ट कर चुके हो, तो ऐसा कीजिए यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। तो उसने, फादर बेचारे रूरल थे तो उसने बेचारे ने कर्ज लोन लेके यूपीएससी के, अब आप सोच जैसे ही वो कि सर मैंने कहा आपने यूपीएससी, सर मैंने 2.5 लाख रुपया दिया यूपीएससी की कोचिंग को। देन यूपीएससी की कोचिंग में 2 साल करके वो कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, वो 12th के बाद उसको सिर्फ सेलिंग है, उनको प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। तो वो बच्चा अभी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स ही क्लियर नहीं कर पाया। नाउ ही इज वेरी सीवियर डिप्रेशन, ही वाज इन वेरी सीवियर डिप्रेशन, और एज इज 24 और स्टिल ही इज इन 12th क्लास आइडियली, ओके, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुए। देन समवन सजेस्टेड कि आप कैरियर काउंसलिंग कराइए। हाँ, तो अब आप सोचिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरियर काउंसलिंग। मैंने आई वाज सो पेनफुल एंड सो सरप्राइज, मैंने उनके पेरेंट्स को कहा भाई जिस दिन इसका नीट में पहली बार नहीं हुआ उस दिन भी तो आ सकते थे आप, ठीक है। तो दिस इज द सीन कि आप किस तरीके से लाइफ, मतलब आप देखिए 5 से 6 साल खराब हो गया, नीट के बाद मिसगाइड हो गया कि 12th के बाद आप यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, है ना। तो पैसा, मनी, टाइम, एनर्जी, पूरी फैमिली का, बच्चा सीवियर डिप्रेशन में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरियर। अगर राइट समय पर राइट मेंटरशिप और साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग हो जाए। अब कई बार पेरेंट्स को, स्कूल्स को लगता है कि कैरियर काउंसलिंग क्या शब्द होता है, कैरियर तो जो हम चाहेंगे बच्चा वो बनेगा, है ना, कैरियर तो हमारा बच्चा है, हमें बनाना है ना। हाँ, हमारा ये बच्चा वैसी तो बात हो गई पढ़ने, सर कि जहां हम बोलेंगे वहीं शादी होगी। हाँ वही शादी होगी। हमारा बच्चा है पढ़ने में होशियार है तो साइंस लेगा, इंजीनियरिंग करेगा, और तो कैरियर होते ही क्या है, सीए बनाएंगे बच्चे को। अरे भाई उसका उसके तो पूछ लो, उसका ब्रेन का एप्टीट्यूड तो देख लो कि वो किस, कैरियर सिलेक्शन इज हाईली एंड हाईली साइंटिफिक सब्जेक्ट, इट्स नॉट ए इमोशनल सब्जेक्ट, है ना, मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, अब सर जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे करियर्स जो हैं उसकी अवेलेबिलिटी होती जा रही है, तो थोड़े से आप सर थोड़ा गाइड करेंगे हमारे ऑडियंस को कि अभी इमर्जिंग करियर्स कौन से हैं? देखिए इमर्जिंग कैरियर की जो बात है, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुकी है दुनिया अभी, तो पहले तो अपन अपनी प्रायोरिटी सेट करें। जैसा कि मैंने कहा, मनी, जॉब सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन। लाइफ में 3 चीजों के लिए इंसान जीता है, मोर एंड लेस, ठीक है। जो प्राइमरी बेसिक नीड पूरा करता है वो मनी होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। अब हर इंसान का लेवल अलग होगा, कोई कहेगा कि नहीं मेरी प्रायोरिटी मनी है, फेम है, मुझे जॉब सिक्योरिटी डजंट मैटर, मेरे अंदर इतना है कि मैं कर लूंगा। एक इंसान कहेगा नहीं भैया मुझे पैसा भले कम मिल जाए, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। एक इंसान कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम और फेम रिकॉग्निशन चाहिए। तो यू हैव टू बी आइडेंटिफाइड कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, दैट इज द रियल डायरेक्शन डिसाइडिंग थिंग। ओके, जब तक आप कंफ्यूज रहोगे, जब तक आप सब चीज सबको चाहिए, मनी भी, जॉब सिक्योरिटी भी, रिकॉग्निशन भी, पर उसका रेशियो क्या रहेगा, ओके, जब तक आप अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा हर बंदा, तब तक सही कैरियर डिसाइड नहीं हो सकता। सर आपको लगता है कि आज के टाइम में करियर अवेयरनेस लोगों में आ रही है, स्पेशली फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बच्चा ये करना चाह रहा है तो उसको करने दो? हाँ, नॉट टू मच, मैं ये कहूंगा रोशनी हाँ, जी, नॉट बहुत ज्यादा तो नहीं, है ना। अभी भी हमारे पास ये कि नहीं सर मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार है, करेगा तो इंजीनियरिंग ही, ठीक है, अच्छा, है ना, वो माइंडसेट उतना ज्यादा नहीं बदला है। हाँ, हो रहा है कि नहीं वो कुछ क्रिएटर करना चाहता है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है। हाँ, आजकल हमें मिलने लगी हैं गाड़ियां, है ना, ब्लॉग, गाड़ी के पीछे टैग लगा होता है, न्यूअर हाँ, ब्लॉग ऑल थैंक्स टू आई थिंक नेट की यूट्यूबर लोगों को एटलीस्ट समझ में आ रहा है क्या है। तो मतलब बहुत सारे लोग आजकल हैं, लोग घरों में खाना बना करके भी बहुत अच्छा करियर उन्होंने बना लिया अपना। मिलियनरी फॉलोअर हो रहे हैं, करेक्ट, लोग ट्रैवल ब्लॉगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, है ना, जैसे कुछ ब्लॉगर हैं, कुछ यूट्यूबर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ट्रैवल ब्लॉगर, आप जिन नई से नई जगहों को कहीं एक्सप्लोर नहीं किया गया, उनको ब्लॉगर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है हाँ, ना। जहाँ कोई जाना,
टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है हाँ, बिकॉज ऑफ दिस, आपके नए जमाने के जो ये कैरियर हैं, हाँ, है ना, बहुत हाँ, तेजी से ब्लॉगर्स ने, है ना, नई चीजों के अवेयरनेस। पर यहाँ यही दोनों चीजें हैं, हर तरह का लेवल का इंफॉर्मेशन है, सही भी है गलत भी है, ओवर इंफॉर्मेशन, करेक्ट, तो वो फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। पर हाँ, निश्चित रूप से नए कैरियर हैं, हाँ, रिस्क बियरिंग एपिटाइट भी लोगों की धीरे धीरे हाँ, ट्रांजिशन फेज है, हाँ, चल रहा है, आ रहा है, क्योंकि इतना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, तो आपको शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा। हाँ, और जहां तक अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी है कि अब सभी लोगों को जॉब के पीछे ही क्यों भागना, आप अपना खुद का शुरू सही, कीजिए, आत्मनिर्भर स्टार्टअप्स, हाँ, आत्मनिर्भर भारत, भारत, स्टार्टअप के ऊपर, एमएसएमई छोटे उसके ऊपर खुद के बहुत जैसे गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट से बहुत तरह के लोन्स मिल रहे हैं, तो इस सब पे बहुत ज्यादा जोर है, खुद का सेल्फ स्टार्टअप, खुद का सेल्फ बिजनेस, जहां आप खुद के खुद ओनर होते हो। टाइम जरूर लग सकता है, पर निश्चित रूप से अगर आप किस शिद्दत से किसी भी पैशन को आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। अब सर जैसे एक टाइम ऐसा था कि जैसे इंजीनियरिंग कर ली, उन वो इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए और ठीक है पूरी लाइफ वहीं पे निकल गई। अब लेकिन इंजीनियर्स भी कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एमबीए कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो नॉन टेक्निकल फील्ड में आ रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले तो 4 साल आपने अपनी ग्रेजुएशन के लगाए, उसके बाद आपने चलो काम किया, वहां पे आपको एक्सपीरियंस मिला, लेकिन आप हाफ सेटिस्फाइड थे, पूरी तरीके से आपको नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप वापस से चेंज कर रहे हो। तो जैसे आपने कहा कि ये जो पुअर करियर कंसल्टेंसी का नतीजा या पुअर करियर डिसीजन मैं कहूंगी, इससे जो है काफी आगे आने वाले 10 साल भी बर्बाद हो सकते हैं और हुए हैं लोगों के। हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, मतलब एक स्टेज पर आपकी, मैंने कहा, रिस्क बियरिंग एपिटाइट, ये एक विशियस साइकिल है ना, आप एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि आपकी उधर एज बढ़ रही है। जब आपको कैरियर रियल में डिसाइड होना होता था आपके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उस एज में आप कर नहीं पाए, या गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि आपको ऊपर तो थोप दिया गया कि आपको तो बेटा ये बनना है, मम्मी ये चाहती है, नाना जी ये चाहते हैं, मान लो किसी फैमिली में एक लेगेसी चल रही आ रही है एडवोकेसी की, अब बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉजिकल अच्छा नहीं है, लिंग्विस्टिक अच्छा नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि वो एडवोकेसी में ही जाएगा। पर उसकी पेरेंट फैमिली में लेगेसी चली आ रही है कि भाई उसको जुडिशरी में या लॉ में ही जाना है, और तो फिर हम उसको कैसे थोप सकते हैं, तो ये फिर उसका इंटरेस्ट नहीं, वो बन तो जाएगा, डिग्री भी लेके आ जाएगा। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है, डिग्री लेने के बाद दे आर नॉट सेटिस्फाइड, करेक्ट, है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द थिंग, दे आर नॉट, हाँ, अनटिल और अनलेस जब तक आप अपने प्रोफेशन के साथ या कैरियर के साथ अगर हैप्पी नहीं हो, तो बहुत लंबे टाइम तक उसको सरवाइव नहीं कर पाओगे। इट डजंट मैटर कि व्हाट यू आर अर्निंग, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना, व्हाट यू आर अर्निंग डजंट मैटर, व्हाट यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आज मैंने देखा कि कितने ही इंजीनियर्स हैं, कितने ही एमएनसीज के लोग हैं, मैं मनाली गया, वहां देखा वो बाइक राइड कर रहे हैं, है ना, ब्लॉग बना रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स की वो लाइफ को उस तरीके से लोग कि सर फेड अप हो गए उस लाइफ से, 10 to 5 10 to 5 10 to 5। करेक्ट, आई थिंक सर क्योंकि जॉब्स में भी ऐसा होता है कि छोटी उम्र में ना एग्जैक्टली हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। ये सारी जो बातें हैं ये तब समझ में आता है जब समय निकल जाता है आपका, और उसके बाद जब आप पीछे देखते हो तो आपके पास उतनी चीजें रहती नहीं है ठीक करने के लिए, क्योंकि एक बार जो समय बीत गया, जो आपने कर दिया, जो आपके रिज्यूम में आ गया, वो चीज इतनी आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद दोस्त हैं, जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, वो हर प्रोफेशन में, मतलब अगर वो चलिए आज एमएनसी में, कल को अगर वो कोई और भी काम करेंगे ना, तो मुझे पता है कि उनको जॉब तो वहां पे भी मिल जाएगी। एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है जो एक्सपेरिमेंटल भी होता है कि हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, अब मेरा एडमिरेशन ये है, अब मुझे इंस्पिरेशन इस चीज से मिल रहा है, अब मुझे ये करना है, तो चलो मैंने ब्लॉगिंग कर ली, उसके पहले हो सकता है मैं किसी आईटी फर्म में हूँ, चलो मेरा ये हो गया, अब मुझे है कि मेरे को ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है, चलो ये भी हो गया, अब मुझे, तो वो अपने स्किल से, टैलेंट से ही कुछ ना कुछ बिजनेस निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज बहुत कम है लोगों का, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है देख के, क्योंकि वो एक ही लाइफ स्पैन में वो सारे अपने ख्वाब पूरे करते जा रहे हैं। बंद के नहीं बैठ गए वो कि यार 9 से 5 ये वाली जॉब है, ये छोड़ दूंगी तो इतना सैलरी पैकेज कहाँ मिलेगा, इतना जॉब पोजीशन कहाँ मिलेगा। एग्जैक्टली, एक्चुअली जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी वर्क कर रही है, कि अगर ये मैंने छोड़ दिया, अगर मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आ गई, ब्लॉगिंग में आ गई, यूट्यूबिंग में आ गई, तो मेरा अगर नहीं चला तो दिस इज द क्वेश्चन जो हर इंसान के अंदर एक जो इनसिक्योरिटी है कि नहीं चला तो ये एज के साथ साथ बढ़ता जाता है।
एज के साथ साथ। तो वेरी फ्यू पीपल जो उस लेवल का ड्रास्टिक चेंज जो कर सकते हैं, फिर वो ना चाहते हुए भी उसको खींचता रहेगा खींचता रहेगा खींचता रहेगा, तो वो कभी भी अपना 100% उधर नहीं वो दे पाएगा, है ना। ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी क्योंकि उस समय सिलेक्शन जिस समय होना था उस समय राइट डिसीजन हुआ नहीं, उस समय प्रेशर की वजह से, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप उसमें आ गए। अब आप उसको खींचते रहोगे व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको कोसते रहोगे कि मजा नहीं आ रहा, और सक्सेस मिलेगी जब मजा आएगा। एग्जैक्ट वर्ड मजा, है ना। जब आप अंदर से खुशी महसूस करोगे उस काम को। अब जैसे सर आपने एक चीज बोली थी कि पहले ऐसा होता था कि चलो अगर किसी की फैमिली की लीनिएज ही चलती आ रही है कि भाई फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स हैं, सभी लोग एडवोकेट हैं, तो एक टाइम ऐसा था जैसे आपने बोला कि मेरे को तो भाई मेरे टाइम पे 2 ही करियर मुझे बोले गए थे, पता थे घर में कि भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन अभी सर क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं और किसी बच्चे को ऐसा भी लग सकता है कि यार कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ, ये भी मैं ठीक ठाक कर ही लूंगा, ये भी मुझसे हो जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूजन, या तो आपको पता हो कि ये मुझसे हो ही नहीं सकता तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे उस ऑप्शन को, लेकिन अगर आप इसमें भी थोड़े अच्छे हो उसमें भी अच्छे हो। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रोशनी। ये सेम वही चीज है कि जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है भाई ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराइए, देन आई विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन टू यू। ठीक है। तो उतना ही साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग है। विडंबना ये है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस इतना नहीं समझते हैं। पेरेंट वही कि पेरेंट के हमें पता है बच्चा क्या बनेगा, है ना। या बच्चे को इतना बचपन से ये डाल दिया जाता है उसके ब्रेन में। कई बार तो आपने सीरियल्स में देखा, मुझे तो आईएएस देना है, मुझे तो यूपीएस, 8वीं क्लास से ही बच्चे को रट लग जाती है कि मेरे बच्चे को तो कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, विदाउट इन्स एंड आउट्स जाने में, है ना, कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इनबॉर्न इंटेलिजेंसी किस लेवल पे लैंड कर रहा है। ठीक है, तो वही इज द नीड ऑफ द साइंटिफिक कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, यदि वो जो आपने कहा कि मुझे बच्चे में पोटेंशियल है, ही कैन डू 2-3 मल्टीपल कैरियर, तो वो हम टेस्ट से सेग्रीगेशन कर लेंगे, उसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए वो बड़ा क्लियर कट आएगा उसका। देखिए, एक लॉजिकल इंटेलिजेंसी होता है, एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होती है, लैंग्वेज कैसा है, एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी होती है, नेचुरलिज्म मतलब नेचर से रिलेटेड चीजें, लिविंग थिंग्स हो गया, बायोलॉजी आ गई उसमें, है ना, ये सब आ गया। एक इंट्रापर्सनल, अभी कोई बंदा बहुत ज्यादा इंट्रापर्सनल है, अब जैसे एक इंटेलिजेंसी होती है इंट्रापर्सनल, सेल्फ में रहना है, बहुत कम बोलता है। अब अगर मुझे टेस्ट में बच्चे की इंट्रापर्सनल बहुत स्ट्रांग आ रही है और इंटरपर्सनल बहुत वीक आ रही है, अब मैं कैसे उसको मार्केटिंग या सेल्स में एमबीए करा दूं? 100% फ्लॉप होगा वो। इंटरपर्सनल है ही नहीं बच्चे के पास, वीक पड़ी है इनबॉर्न में, और सोसाइटी ने उसको मार्केटिंग एंड सेल्स में एमबीए दे दिया, जिसकी इंटरपर्सनल स्किल है ही नहीं। अब आप उसको ऊपर से कितना सिखाओगे, ये तो बिल्कुल ये हो गया कि इंस्टिंक्ट ही नहीं है उसके पास, इंस्टिंक्ट ही नहीं है। अब ये तो वो हो गया कि हम फिश को क्लाइंबिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, यदि हम फिश को स्विमिंग का कंपटीशन देंगे तो 1+1 का काम करेगा। किसी का इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा है और उसको मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में एमबीए कराऊंगा, वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, कुछ लोग जाने अनजाने में अपनी राइट इंटेलिजेंसी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि ट्रायल एंड एरर में उनको समझ आ जाता है। यस, ठीक है। कुछ लोग जाने अनजाने में बिना किसी टेस्ट के अपनी राइट इंटेलिजेंसी पे आ जाते हैं, तो वो फिर उसमें एक्सेल कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद एनालाइज किया होता है उनका कोर एरिया, उनका वीकनेस, उनका स्ट्रेंथ। वो बाय लक हो सकता है, सेल्फ एनालिसिस से हो सकता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ। ठीक है, वो उस तरीके से होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जितना बच्चों को करियर काउंसलिंग की नीड है, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए भी सर काउंसलिंग होनी चाहिए, ये बोलने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपका बच्चा इन चीजों में अच्छा है, तो जो आपने हाई एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से लगाई हुई है, वो हो सकता है कि उसको उसका प्रेशर भी, मेंटली प्रेशराइज भी होगा वो बच्चा, और हो सकता है वो उतना अच्छा उस करियर में करे भी नहीं। तो स्टूडेंट काउंसलिंग से ज्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पहले आप देखिए कि वो रीजनेबल है भी कि नहीं, जितना बच्चे पे आप भार डाल रहे हैं वो उतना उठाने का सक्षम है कि नहीं उठाने में। अभी इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। अभी मेरे पास एक राजस्थान के एक डॉक्टर आए अपनी डॉटर को लेके। शी हैज जॉइंड, वो डॉटर 6th क्लास, वो नीट दिया था उस बच्ची ने 2 बार 3 बार, और वो नहीं क्लियर कर पाई नीट, और 12th क्लास में, और वो मेरे पास आए, बाहर से आए थे,
तो ही टोल्ड मी कि सर मैंने मेरी बिटिया को 6 क्लास से, बहुत प्रतिष्ठित जो नीट का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 6 क्लास से मैंने इसको वो ज्वाइन करा रखी थी, क्योंकि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है ना। और 6, ताकि ये उस तभी तक, मैंने कहा आपने 6 क्लास में उसको कोचिंग में डाल दिया? हाँ सर मैंने 6 क्लास में। मैंने कहा आपने कभी देखा कि किस लेवल पे बच्ची जा रही है, क्या है? क्योंकि नहीं सर रेगुलर, आई हैव पेड 17 लाख टू दिस दैट कोचिंग अप टू 12th, 6 से लेके 12th तक मैं 17 लाख उस कोचिंग को दे चुका हूँ। और बच्ची 12th में सारे सब्जेक्ट्स में बुरी तरह फेल थी। तो नीट तो कहां से होगा? अब आप सोचिए, सीधा इमोशनल बाइसनेस ऑफ थिंकिंग, मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है, इमोशनली हम बच्चे को दे रहे हैं। अब बच्चे की एज बहुत टेंडर एज है, 6 क्लास के बच्चे का IQ लेवल पे, उसको कुछ नहीं पता। उसको तो बचपन में जो फीडिंग दी गई उसके दिमाग में फीड अप हो गई। ये जस्ट लाइक दैट कि आप किसी भी छोटे बच्चे को आप नॉनवेज खिलाना शुरू कर दो, वो वेजिटेरियन की तरह बहुत आराम से नॉनवेज खाएगा, या उसको शुरू से वेजिटेरियन देना शुरू कर दो, बहुत अच्छे से वेजिटेरियन खाएगा, बिना ये जाने कि एग है या नॉनवेज है या अच्छी चीज है या खराब चीज है। इसलिए जब 6वीं क्लास से 5वीं क्लास से बच्चे को आप स्पून फीड कर दोगे, नहीं बेटा डॉक्टर बनना है, उसको और कुछ दिखाया ही नहीं गया। अब बच्ची 8 ईयर्स से कोचिंग कर रही है, 7, 6, 8 साल से कोचिंग जा रही है, 17 लाख दे। लिटरली उनके फादर रो रहे थे मेरे पास आके, सर आज आपके यहाँ से हम डिसाइड करके जाएंगे बच्चे को मुझे क्या स्विच ओवर करना है। तो मैंने कहा सर आप पहले आ जाते तो आज आपकी ये सिचुएशन ना होती, बच्ची की भी हालत बहुत खराब थी। तो दिस इज द रियल थिंग कि इमोशनल जो डिसीजन है, कैरियर सिलेक्शन हिंदुस्तान में इमोशनल डिसीजन है। तो दिस इज ए बिगेस्ट मिस्टेक, इट्स ए हाईली। अब जैसे ये तो बैड करियर ऑप्शंस की हमने बात करी, अब बैड कोचिंग के जो ऑप्शंस लोग ले रहे हैं, अभी आपने एक एग्जांपल दिया जिससे साफ साफ दिखता है कि उनके इतने पैसे भी खर्च हुए और कुछ कुछ होप या उनको कुछ डिसीजन पे वो आए नहीं। तो सर कोचिंग, अब एक बच्चा कैसे समझेगा कि भाई ये कोचिंग मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं? क्योंकि वो तो जा रहा है, वो जब जहाँ पे सारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, या जहाँ पे जो सब एक जो पीयर ग्रुप जा रहा है वहीं पे आप भी जा रहे हो, तो ये कैसे पता बड़ी चलेगा? विडम्बना है, क्योंकि कमर्शियल सिस्टम बहुत ज्यादा हावी है, ठीक है। अब बच्चा किसी भी तरीके से राइट थिंग तक नहीं पहुंच सकता। और एक और बड़ा इमोशनल सैडनेस है कि जैसे ही हमारे दिमाग में किसी एग्जाम को देने का आता है, पेरेंट्स के, बच्चे के, वो पहले दिन ही जा करके अच्छा IAS देना, चलो अब ये नहीं हो रहा, चलो अब हम IAS देते हैं। IAS देते हैं तो पहले दिन वो और कुछ नहीं सर्च करेगा। आप एग्जाम आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, वो पहले दिन सबसे पहले गूगल करेगा कि विच इज द बेस्ट IAS कोचिंग इन दैट पर्टिकुलर सिटी। पहला काम वो ये करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप अपने कभी भी देख लेना, कोई भी यूथ जिस दिन वो सोचेगा कि मुझे UPSC देना है, वो पहला काम डालेगा बेस्ट IAS कोचिंग इन दैट सिटी, आइदर दिल्ली, आइदर मुंबई, लखनऊ, जयपुर। ये होगा, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, स्टार्टिंग वहीं से। वो तो पहले दिखा देंगे सारे, या सब आप सब, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि हमको इतना समझ नहीं है, हमें मार्केट की समझ नहीं है। उस स्टूडेंट को नहीं पता ना कि मार्केट किस तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, कमर्शियल एंगल, वो उसको नहीं पता। वो तो एक नया बच्चा है, ग्रेजुएशन करके आया है, उसको लगा मुझे UPSC उसको ईगरनेस है कि भाई अच्छा कोचिंग मिल जाए। बस वहाँ कई जगह पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं, इतनी अवेयरनेस, पेरेंट्स का कोई और बैकग्राउंड, उनको भी इतनी अवेयरनेस है, वो घर से पैसा उठाता है, जाके कोचिंग में एडमिशन लेता है। विडम्बना ये है कि पूरे साल में UPSC की जितनी सीट्स नहीं है, जितना एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है। लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चों से ज्यादा जितने बच्चे अपियर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट उतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वर्क कर रही हैं। अब आप सर एक और चीज मुझे लगती है कि जो टॉलरेंस लेवल है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनको अगर मान के चलिए उनको अपनी जॉब अगर अच्छी लगती भी नहीं थी, उन्होंने कभी क्विट करने का इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। लेकिन आजकल बच्चों के पास ऑप्शन इतने ज्यादा आ गए कि उनको लगता है यार इधर अगर जॉब मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं वर्किंग एनवायरनमेंट पसंद है, तो मुझे यहाँ से अगर जाना है, दूसरी कंपनी जाना है, तो वो लोग कर लेते हैं स्विच। लेकिन एक टाइम था जब इतनी जल्दी स्विच या जॉब चेंज का डिसीजन नहीं लेते थे। अगर घर में आप बोल दो कि मैंने जॉब छोड़ दी, तो 3 दिन कोई खाना ही नहीं खाएगा उस ट्रॉमा में, क्योंकि जो ब्रेड अर्नर था वो सिर्फ एक ही इंसान था, उन्हीं के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है कि सब लोग वर्क कर रहे हैं, अब थोड़ा घर में 4 लोग अर्निंग है, हाँ, इधर गवर्नमेंट और इधर प्राइवेट। हाँ, तो अभी धीरे धीरे देखो, इसमें ट्रांजिशन फेज है, मैंने कहा इसमें टाइम लगेगा, नए यूथ में समझ आ रही है, तो अभी वो उन चीजों को वो पकड़ रहे हैं कि व्हाट दे लाइक और व्हाट दे डिसलाइक, है ना। पर यहाँ फिर वो ये कि हमेशा अपनी इनबॉर्न इंस्टिंक्ट को पहचानना आना चाहिए।
आप चाहे टेस्ट से पहचाने या खुद से पहचाने, डोंट फॉलो अदर्स, नेवर इन कैरियर सिलेक्शन। अगर अपना टॉपिक कैरियर सिलेक्शन है, तो कभी भी कैरियर सिलेक्शन में दूसरों को फॉलो नहीं करना है। हमें हमारा इंस्टिक्ट देखना है कि मेरा इंस्टिक्ट कैसा है, तभी हम उस चीज में बहुत अच्छा कर पाएंगे। दिस इज वेरी इफेक्टिव आई गेस। ऑडियंस को भी हम बोलना चाहेंगे कि प्लीज अपना टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि जो आपके पास टाइम है वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड बॉक्स के अंदर है। यस, लिमिटेड, क्योंकि रिस्क बियरिंग एपिटाइट आपकी कम हो जाएगी। हाँ, करेक्ट। तो टाइम मत गवाइए, अपना एग्जैक्ट करियर जानिए, आपकी कैपेबिलिटीज जानिए, आप ये जानिए आप किस चीज में हुनर रखते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ एरिया है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या किस में आप ज्यादा एक्सेल कर सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने बारे में जानेंगे उतना ज्यादा बेटर आप अपने करियर को मोल्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि करियर में हमने इतनी डिटेल डिस्कशन की, किस तरीके से बच्चों की पर्सनालिटी होती है, किस तरीके का उनका इंटेलिजेंस होता है, क्या टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता चल सके आपका एरिया ऑफ जो स्किल है, कैपेबिलिटीज हैं। तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा इस पॉडकास्ट से। देखते रहिए अय्यर शो, कुछ और खास आपके लिए हम अगले शो में जरूर लेके आएंगे। और एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे डॉक्टर कुमार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।